मैं देवेंद्र उपाध्याय। मेरे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ आलोचक मधुरेश जी। मधुरेश जी ने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। रांगे राघव पर उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज हम रांगे राघव के बारे में मधुरेश जी से जानेंगे। तो मधुरेश जी, ये बताइए कि रांगे राघव से आपका पहली बार कब और कैसे संपर्क हुआ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। सन 53-54 के आसपास मैंने रांगे राघव के पास अपनी कुछ कहानियाँ सम्मति और सुझाव के लिए भिजवाई थी। उन कहानियों में मुझे याद है, एक कहानी बाबा शाह थी, एक कहानी सुमंगला थी और एक तीसरी कहानी मेरे एक पड़ोस में एक युवा दंपति थे जिनमें बहुत पढ़े लिखे परिवार के अच्छे लोग थे, और उसमें जो महिला थी वो कहीं किसी सरकारी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी, और वो व्यक्ति एक बहुत अच्छे परिवार का व्यक्ति था, बहुत ही सुंदर और सुदर्शन युवक था, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी आय का कोई नियमित साधन नहीं था। उनकी कोई एक बच्ची भी थी छोटी, और वो एक अपने जो वास्तविक पात्र थे उन वास्तविक पात्रों पर आधारित ही वो कहानी थी है। तो ये तीनों कहानियाँ मैंने भेजी रांगे राघव को। तो सुमंगला तो एक तरीके से पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी थी, जो हो सकता है सोहराब मोदी की पृथ्वी वल्लभ नामक फिल्म देखकर उसे लिखने का विचार आया हो, और बाबा शाह एक कहानी थी जो वास्तविक पात्रों के ऊपर थी। लेकिन ये जो तीसरी कहानी थी जो मेरे वास्तविक पात्र और पड़ोसी लोगों के ऊपर थी, इसका मैंने ना शीर्षक दिया था और ना इसका अंत दिया था, क्योंकि मैं इस बारे में कोई निश्चित नहीं कर पाया था कि वो तलाक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में तलाक वलाक का अपने परिवारों में इस तरह का वो नहीं था, और एक छोटी बच्ची भी थी। तो रांगे राघव ने मुझे लिखा था कि ये जो आपकी कहानी है ये तो अनेक सवाल खड़े करती है, और उस कहानी की उन्होंने सराहना की थी। उस कहानी का उन्होंने अंत भी लिखा था, और उस कहानी का उन्होंने एक उसके उपाय के रूप में ये उन्होंने उसका अंत किया था कि चूँकि बच्चा था और बच्चे के बारे में वो भी सोच रहे थे, इसलिए दोनों जब तक उनका आपस में गुस्सा शांत ना हो वे दोनों अलग अलग कमरों में बंद हो जाते हैं। और रांगे राघव ने यही उसका ये था कि थोड़ा खुला हुआ अंत के अनुमान आप लगाएं कि क्या है, लेकिन तलाक के पक्ष में रांगे राघव भी नहीं थे, खास तौर से उस बच्चे को लेकर। उन्होंने उस कहानी का शीर्षक भी दिया था, और उस कहानी का शीर्षक था ऊपर खाल नीचे खून। और उन्होंने उस कहानी को बताया था, और वो कहानी उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी। तो इस तरीके से मेरा उनके पास पत्राचार चालू हुआ, और मैं उनसे आगे के लिए भी लगातार उनके संपर्क में आता रहा। उनके पत्रों से वो किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में उभरते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। पत्रों में वो बहुत पर्याप्त विकी किस्म के आदमी थे, और विनोद प्रियता भी उनके अंदर खासी थी। जैसे एक बार मैंने उन्हें अपनी जब कहानियाँ भेजी तो मैंने उन्हें गोरकी का नाम खास तौर से लिया था। मैंने गोरकी में अपने जो युवा पीढ़ी थी उसे बहुत बनाया संवारा, और कभी कभी उन्होंने अपने काम का नुकसान करके भी इस काम को किया, क्योंकि वो इसे भी अपने काम का हिस्सा मानते थे। तो रांगे राघव ने मुझे और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त लेखक हैं, लेकिन आपकी सारी व्यस्तता के बावजूद आप
जो युवा पीढ़ी को बनाने संवारने में आपकी भूमिका भी उसी प्रकार की है या होनी चाहिए तो जो गोरकी की थी। तो ये इस तरह से मैंने उन्हें पत्र लिखा और आगे भी मतलब मेरे उनसे पत्राचार होता रहा। आपका परिचय रांगे राघव से कैसे हुआ? बाद में सब 55 के आसपास जब उनकी कहानी गज़ल कहानी में छपी तब मैंने उनके लिए प्रशंसा और सराहना का एक लंबा पत्र लिखा और उस कहानी की उस समय बहुत चर्चा थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि ये उसने कहा था कि बाद उस स्तर की दूसरी प्रेम कहानी हिंदी में लिखी गई है। तो ये वो दौर था जब मेरा उनसे संपर्क रहा और पत्राचार भी रहा और काफ़ी कुछ मैं उनसे उसमें आता रहा और इस तरह से धीरे धीरे हमारा उनका संपर्क जो था पत्राचार के रूप में बढ़ता रहा। उन दिनों के साहित्यिक परिदृश्य के बारे में मधुरेश जी आप विस्तार से बताइए। जहाँ तक उस दौर के साहित्यिक परिदृश्य का सवाल है, साहित्यिक परिदृश्य आज की तरह उस जमाने में भी जो विचारधारात्मक मतभेद थे या जो विचारधारात्मक उग्रता थी वो शायद उतनी ना रही हो, लेकिन फिर भी एक विचारधारा के आधार पर स्पष्ट विभाजन था और उस विचारधारा के आधार पर हम लोग अपने को एक परिवार का हिस्सा मानते थे। लोग इतने आत्मकेंद्रित नहीं थे जितने के आज हैं और लोग दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना मतलब उसे अपना एक तरह से वो उनका लेखन का ही एक तरह से हिस्सा होता था। तो रांगे राघव ने भी और उस दौर में भी मैंने उस समय अनेक लोग बड़े हमारे लेखक यशपाल हैं, रांगे राघव से पत्राचार या वृंदावन लाल वर्मा या और बड़े अमृत राय, इस तरह के अनेक लोगों से उस समय हमारा पत्राचार हुआ और अष्ट जी जैसे लोग और इन लोगों ने हमारे लिए बहुत सहायता की। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक लेखक के रूप में बनने संवरने और एक तरह से इन लोगों ने पोषने और बनाने में मेरी बहुत मदद की और एक परिवार भाव जो था वो हम लोगों के बीच में उस विचारधारा के आधार पर ही विकसित होता था। आपने लिखा है कि सन 1945 से 1955 तक का काल हिंदी के मार्क्सवादी आलोचना में प्रखर विवादों का काल है। इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस परिदृश्य में रांगे राघव की भूमिका और उनके मत पर प्रकाश डालिए। जब मैंने 1987 में अपनी मोनोग्राफ साहित्य अकेडमी के लिए लिखा था तो उसमें मैंने एक पूरा मतलब अध्याय था उसके अंदर कि हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना और रांगे राघव, और मैंने उसमें रांगे राघव की जो भूमिका दी आलोचक के रूप में वो उस भूमिका का बहुत विस्तार से मैंने ब्यौरा दिया था और उस पर केंद्रित किया था। वो जो दौर था 55 से ये, इसमें अनेक गलत मुद्दे मतलब जैसे लोगों ने तुलसीदास या और मतलब इस तरह के शुक्ल जी का वर्णाश्रम व्यवस्था या भारतीय युग के अनेक लोगों का कुछ एकांगी और अतिरेकी वर्णन, इस तरह के मतलब लोगों ने विवाद मतलब किए। लोगों ने मतलब यहाँ तक जैसे रामविलास जी ने अपनी पुस्तक लिखी प्रेमचंद सन 42 में और उसके बाद में एक दूसरी पुस्तक उन्होंने सन 55 में लिखी प्रेमचंद के ऊपर। दोनों में परिस्थितियाँ भिन्न थी। रामविलास जी ने जो सन 42 में पुस्तक लिखी तो राष्ट्रवाद की झोंक में उन्होंने कुछ ऐसी स्थापनाएं उसमें की, जैसे उन्होंने उसमें लिखा कि गोरकी में आवारापन कुछ अधिक था, या उन्होंने लिखा चालीसाई जो थे उनमें धार्मिकता बहुत थी, और जो दास्तावस्की जैसे लेखक के लिए उन्होंने लिखा कि उसके जो पात्र हैं वो विक्षिप्त और मनोरोगी हैं। और इस तरीके से उन्होंने प्रेमचंद को एक अपने राष्ट्रवाद के झोंक में सबसे बड़ा लेखक साबित करने की
कोशिश की थी है। और उसी उसमें शिवदान सिंह चौहान ने सची रानी गुलटू के संपादन में एक पुस्तक लिखी थी, प्रेमचंद गौर की। उसका जो आधार लेख शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था, तो उस आधार लेख में शिवदान सिंह चौहान ने ये कहा था कि प्रेमचंद गोरकी से प्रभावित हो सकते हैं और अपनी मृत्यु से पहले अंतिम सभा जो उन्होंने अटेंड की थी, वो अंतिम सभा गोरकी के ही संबंध में थी, गोरकी के मृत्यु की एक शोक संवेदना के रूप में। लेकिन मतलब वो गोरकी के बराबर थे या गोरकी से बड़े लेखक थे, इस तरह का कोई मतलब बात नहीं होनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने आधार लेख में रामबिलास जी की इस बात की आलोचना की थी। तो ये जो मुद्दे थे, चाहे शुक्ल जी हों चाहे तुलसीदास हों, तो अब तो शुक्ल जी के रोल मॉडल तुलसीदास थे। तुलसीदास के जो वर्णाश्रम व्यवस्था या उनका जो स्त्री के बारे में जो इस तरह के उनके वो थे, उन्हें वो ये बताते थे कि ये उनके सब प्रक्षिप्त अंश हैं, रामबिलास जी उन्हें नहीं मानते थे ये। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, उनमें ये गलत मुद्दों के ऊपर ये जो दौर था वो सब मतलब इसमें हुआ बहुत अतिरेकी, अंतर्विरोधपूर्ण। और जो वास्तविक मुद्दे थे कि प्रगतिशील साहित्य का विकास, प्रगतिशील साहित्य की जो प्रगतिशीलता है, ये उनके विकास का सवाल, ये जो हमारे मुद्दे होने चाहिए थे, इन मुद्दों पर हमने आलोचना को अपनी केंद्रित नहीं किया। तो ये जो 45 से और 55 तक का समय है, ये मार्क्सवादी आलोचना की अतिरेकी स्थापनाओं, अंतर्विरोधों, और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क्सवादी आलोचना के लिए बहुत गलत मुद्दों के ऊपर केंद्रित कर देने का उदाहरण इस दौर को हम मान सकते हैं। मधुरेश जी, रांगे राघव की मृत्यु के बाद आपने उन पर जो लिखा उसके बारे में बताइए। जब रांगे राघव की मृत्यु हुई तो रांगे राघव के निधन के तत्काल बाद लहर में हमने एक छोटी सी टिप्पणी उनके ऊपर लिखी थी कि भरी दोपहरी में सूरज ढल गया। इसी शीर्षक से हमने अपनी टिप्पणी लिखी थी। लेकिन जो लहर के संपादक थे प्रकाश जैन और मनमोहनी, उन लोगों ने अपना संपादकीय इसी नाम से दिया कि भरी दोपहरी में सूरज ढल गया है, लेकिन उन्होंने हमारी उस टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं किया। बाद में जब अमृत राय ने रांगे राघव के ऊपर एक संस्मरण लिखा, उस संस्मरण का भी कुछ ना कुछ सार तत्व यही था कि भरी दोपहरी में सूरज ढल गया है। कुछ थोड़ा इसमें हेर फेर शब्दों में हो सकता है, लेकिन उसका एक तरह से मूल अर्थ था वो यही था। तो ये जो उनका रांगे राघव का वो था वो हमने उसमें किया। और लेकिन बाद में रांगे राघव के ऊपर हमने एक लंबा लेख उसमें लिखा था टिप्पणी के तौर पर कि रांगे राघव अध्ययन की समस्या है। तो रांगे राघव का जो अतिलेखन था, और उस अतिलेखन में थोड़ा असमान स्तर भी था, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बहुत साधारण चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों से कभी कभी उनके मूल्यांकन में एक बाधा पड़ती थी। तो इस पर हमने एक टिप्पणी लिखी थी। बाद में कमलेश्वर ने हमसे एक लेख सारिका के लिए लिखवाया। उनका एक कॉलम उन्होंने उसमें शुरू किया था जिसका नाम था अचर्चित उपन्यासों की चर्चा। उसमें हमने राई और पर्वत के ऊपर एक लंबा लेख लिखा था। और बाद में उनका जो अंतिम उपन्यास था आखिरी आवाज़, उसके ऊपर हमने लिखा। और इस तरीके से और चीज़ें लिखी और लगातार उनके ऊपर हम लिखते रहे, आज भी लिख रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने उनके एक उपेक्षित उपन्यास का वर्तमान करके एक उनके उपन्यास के ऊपर लिखा, उसमें ये और वो परकथा में वो लेख छपा ही है। लेकिन मतलब और आज भी मतलब कुछ ना कुछ उनके ऊपर लिखा रहा है। और हमारी जो किताब है जो साहित्य अकेडमी के मोनोग्राफ थे, जो मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और हिंदी के उपन्यास बनी, वो वस्तुतः लगातार उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते रहने के ही
मतलब परिणाम के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। मधुरे जी, आपने लिखा है कि अपने योग की प्रमुख घटनाओं से रांगे राघव सीधे तौर से जुड़े रहे हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो उनका रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। जब तूफानों के बीच ये बंगाल के ऊपर जब ये रिपोर्टाज था तो आगरा से एक प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में एक दल वहाँ गया था, डॉक्टर कुंठे के देख रेख में ये। और डॉक्टर कुंठे उस दल में रिपोर्टर के तौर पर रांगे राघव भी गए थे। तब रांगे राघव एक सामान्य विद्यार्थी थे और उनकी आयु मात्र 19 साल की थी। लेकिन रांगे राघव ने वो जो बंगाल के अकाल के ऊपर वो अपना रिपोर्टाज लिखा तूफानों के बीच, जब वो हंस में धारावाहिक रूप से छपा, अमृत राय हंस के संपादक थे, तो उसमें मतलब जो सीधी सादी घटना के रांगे राघव ने किस प्रकार बंगाल के अकाल को एक मनुष्य प्रायोजित, एक साम्राज्य प्रायोजित घटना के रूप में उन्होंने उसे माना था। और बाद में जब हार्वर्ड फास्ट ने अपना उपन्यास प्लेज लिखा शपथ, तो उसमें भी उन्होंने इसी बात को मतलब बहुत विस्तार से स्थापित किया है और ये माना है कि ये साम्राज्यवाद का एक षड्यंत्र था जो मनुष्य के द्वारा प्रायोजित वो थी और उसमें मनुष्य का इसमें कोई भी वो नहीं था, जिसमें कई लाख लोग मतलब मरे और स्त्री पुरुष बच्चे उनके साथ में जितना निर्मम और निरंकुश व्यवहार हमारी साम्राज्यवादी और देशी पूंजीवादी सरकार ने किया, वो अपने में एक बहुत दुखद घटना थी। तो रांगे राघव ने इसे खुद लिख के और इसके बारे में अपने को जुड़ के और केवल 19 साल की अवस्था में उन्होंने। मधुरे जी, रांगे राघव लेखक की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देने वाले लेखक थे, इसका विस्तार से बताइए। इसका सबसे सीधा साधा ये कि रांगे राघव और दूसरे जो हमारे मार्क्सवादी आलोचक थे, वो मार्क्सवादी आलोचक पार्टी की लाइन, पार्टी की कट्टरता या जो सोवियत संघ का जो समाजवादी समाज था उसकी परिकल्पना, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी मतलब उग्र थे। लेकिन रांगे राघव में वो इस बात को भी मानते थे कि समाजवादी समाज में भी मनुष्य की स्वतंत्रता का सवाल जो है वो सर्वोपरि है। और उन्होंने उस सोवियत संघ के में मनुष्य की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को लेकर भी कुछ ऐसे असुविधाजनक सवाल उठाए जो लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन रहे थे। तो उन्होंने कभी भी इस मामले में कोई समझौता नहीं किया और वो समाजवादी व्यवस्था में भी एक जो उसका लोकतांत्रिक पक्ष था, उस लोकतांत्रिक पक्ष के हिमायती थे। इसीलिए मैंने इस बात को जोर देकर कहा कि वो मनुष्य की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाली लेखक। रांगे राघव की इतिहास दृष्टि पर विस्तार से बताइए। रांगे राघव की विस्तार दृष्टि पर तो जो हमारी किताब है मार्क्सवादी जीवन दृश्य, उसमें 2 लेख हमने रांगे राघव की इतिहास दृष्टि पर लिखे हैं और हमने इस बात पर जोर दिया है कि जॉर्ज लुकाच ने वाल्टर स्कॉट की इतिहास दृष्टि के ऊपर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लेखक की जो सामाजिक दृष्टि होती है वही उसकी इतिहास दृष्टि का निर्माण करती है और उसकी सामाजिक दृष्टि के आधार पर ही उसकी इतिहास दृष्टि बनती है। ये तो रांगे राघव की जो समाज की जो उनके पास समाज का जो नज़रिया था, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिकता है, या जो थोड़ा सा एक उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बौद्ध दर्शन और बौद्ध प्रभाव था, या भारतीय इतिहास के प्रति ये जो जयशंकर प्रसाद उनके बड़े प्रिय लेखक थे, तो इन सब चीज़ों का जो एक सामाजिक उनका दृष्टिकोण था, उस सामाजिक दृष्टिकोण से ही उनकी इतिहास दृष्टि बनी है।
और वो इतिहास दृष्टि हमने अपने उस इतिहास में दो तरीके से लिखी है। रांगे राघव ने महायात्रा में बहुत विस्तार से इस बात को मतलब लिखा है कि उनके जो पात्र हैं वो इतिहास के उसी दौर के और उसी रूप में मतलब आते हैं जो इतिहास का दौर है। वो मतलब वही व्यवहार करते हैं जैसा कि इतिहास में उन्हें करना चाहिए या इतिहास उनसे अपेक्षा करता है। तो ये रांगे राघव का मतलब वो था। उन्होंने कहा कि मेरा दास दास की तरह ही बात करता है। तो ये जो उनका एक यथार्थवाद था, ऐतिहासिक यथार्थवाद हम जिसे कहते हैं, उसी से उनकी इतिहास दृष्टि का निर्माण होता है। और जो उन्होंने, मैंने दो जगह उनका, एक तो उनके जो ये जीवन चरित्रात्मक उपन्यास हैं इनके ऊपर भी हमने इनके माध्यम से इतिहास दृष्टि की उनकी चर्चा की है, और दूसरी जगह उनका जो संपूर्ण लेखन है उसके माध्यम से उनकी इतिहास दृष्टि की चर्चा की है, जिसमें खासतौर से मतलब उनका जो खासतौर से महायात्रा और मुर्दों का टीला या इस तरह के बड़े जो ऐतिहासिक उपन्यास थे उन उपन्यासों पर उन्होंने काम किया। ऐतिहासिक उपन्यास में जब उन्होंने जो ये मुर्दों का टीला लिखा तो मुर्दों के टीला में उन्होंने जो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई उदाई हो रही थी उस सारी खुदाई का उन्होंने स्वयं उसका अध्ययन किया और उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उन पुरातात्विक साक्ष्यों को उन्होंने वो किया। और उस समय उनकी आयु केवल 24 साल की थी। 1948 में उन्होंने मुर्दों का टीला लिखा है। तो ये जो मतलब उनका जो इतिहास दृष्टि थी और जिस तरह से उन्होंने इसके लिए महत्व का काम किया वो रांगे राघव के लिए एक और बहुत बड़ा वो था। और जिस तरीके से रांगे राघव में अबाध कल्पना, मतलब देवकीनंदन खत्री के बाद में मैं इतना मतलब कल्पनाशील लेखक दूसरा हिंदी में मुझे दिखाई नहीं देता ये। और आपको ताज्जुब होगा कि देवकीनंदन खत्री रांगे राघव के भी बहुत प्रिय लेखक थे। उनकी पुस्तक प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के महत्व के बारे में बात करें। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड सन 54 में आगरा से एक बहुत मामूली कागज पर न्यूज़ प्रिंट पर बहुत घटिया तरीके से छपी थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो। और उन्होंने रामविलास जी का नाम नहीं लिया ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं लिया भी है। लेकिन रांगे राघव की अगर उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा जाए तो रांगे राघव की वो पुस्तक रामविलास जी से एक लंबी धारावाहिक गिरह के रूप में लिखी गई पुस्तक है ये। और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं प्रगतिशील साहित्य के बारे में या रांगे राघव पर या दूसरे लेखकों पर, यशपाल वगैरह पर, राहुल शंकरस्यान वगैरह पर या आगे चल के मुक्तबोध वगैरह पर जिस तरीके से उन्होंने या शमशेर के ऊपर जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाए, उन आरोपों को रांगे राघव ने उसमें एक तरह से उत्तर दिया है। और जहाँ तक मुझे याद है उसमें गोरकी के ऊपर भी एक लंबा आलेख है, ये पूरा अध्याय है गोरकी के ऊपर, जिसमें उन्होंने गोरकी के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो आज भी मुझे लगता है कि लोग रांगे राघव के उपन्यास या उनकी कहानियाँ या उनकी और दूसरी चीज़ें तो छाप रहे हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक का पुनर्प्रकाशन नहीं हो रहा है। इसका अगर पुनर्प्रकाशन हो तो ये आज भी बहुत उपयोगी और प्रासंगिक पुस्तक के रूप में इसे देखा जाएगा और शायद लोग इसे अपना मतलब स्वीकृति और सहमति देंगे। आपके अनुसार रांगे राघव जीवनी परक उपन्यासों की ओर क्यों मुड़े? रांगे राघव का जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उनका स्वभाव था कि जब भी कोई जहाँ वो नई जमीन तोड़ने पर विश्वास करते थे, क्योंकि जीवनी परक उपन्यास हिंदी में नहीं थे। रांगे राघव ने जीवनी परक उपन्यासों की ओर आए। हिंदी में आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने एक एक दिन में डेढ़ दिन में लोग पढ़ नहीं सकते, उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद किए और इस तरह के उन्होंने और काम किए जो मतलब उन्होंने जो नई ज़मीन तोड़ने वाले और सब ये किया ये। तो लेकिन ये भी जो उनके जो जीवनी परक उपन्यास हैं
इसमें कुछ उपन्यास जैसे लोई का ताना है, मतलब संरचनात्मक दृष्टि से वो ज़्यादा सफल उपन्यास नहीं है, क्योंकि उसमें कबीर के पद वगैरह बहुत हैं और वो रचना के संतुलन को कहीं ना कहीं बिगाड़ता है। इसमें जो दूसरे उनके उपन्यास हैं वे ज़्यादा कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और जैसे उनका लक्ष्मा की आंखें है, या उनका जब आवेगी काली घटा है, या चटपट नाथ है, या और इस तरह के दूसरे उपन्यास हैं उनके जो नाथों और सिद्धों के ऊपर हैं उनके, या जो इनके विद्यापति के ऊपर हैं लक्ष्मा की आगे, तो ये उपन्यास ज़्यादा महत्व, या इवन देवकी का बेटा भी उनका जो संदेश और उसकी संरचना है, इन दोनों में एक संतुलन साध के, या खासतौर से यशोधरा जीत गई। तो ये जो इस तरह के उपन्यास हैं इनमें भी मतलब उनके जो जीवनी परक उपन्यास हैं वो कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत सफल हैं, लेकिन कुछ मतलब ऐसे हैं कि जो मतलब उनकी जो लेखकों के पद और उनकी जो साखियाँ वगैरह हैं उनके कारण से उसका जो रचनात्मक संतुलन है उससे बिगड़ता है, और वो हम शायद उन्हें इतना सफल ना कर पाए। लेकिन फिर भी जब खंजन नयन और ये मानस का हंस जैसे उपन्यास नागर जी ने लिखे तुलसीदास और सूरदास के ऊपर, तो उन्होंने रांगे राघव का मतलब एक तरह से याद किया, उन्हें स्मरण किया, और एक तरह से रांगे राघव का कृतज्ञता कि रांगे राघव ने जो काम किया मतलब वो अपने समय में को देखते हुए महत्वपूर्ण काम था। वो इस बात पर रांगे राघव के उसमें उन्होंने उसे और ज़्यादा कलात्मक उत्कर्ष दिया, और अंत तक वो इस बात को थोड़ा अफसोस भी करते रहे कि उन्होंने तुलसी और सूर्य के ऊपर इस तरह के उपन्यास लिखे, जबकि उन्हें कायदे से जायसी और मीरा के ऊपर भी इस प्रकार के उपन्यास लिखने चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश जी। आज आपने रांगे राघव के बारे में नई नई जानकारियाँ दी, इससे कि हमारी युवा पीढ़ी जो है इससे जानकारियों से प्रभावित होगी और ये अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय गजारिया।